हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BR एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या एवं संख्या पद्धति का पार्ट नंबर तीसरा। दोस्तों, ये है पार्ट नंबर तीसरा। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुका हूँ। अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो पहले जाइए पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, तब आइए पार्ट 3 में। बहुत ही मज़ा आने वाली है आज क्लास में दोस्तों। तो चलिए समय नष्ट करते हुए देखते हैं। आज सबसे पहले हमारा होगा क्या, अभाज्य संख्या। आज हम पढ़ाएंगे आपको सबसे पहला अभाज्य संख्या। या इसे ऋण संख्या भी बोलते हैं। इंग्लिश से इसके प्राइम नंबर PRIME और NUMBER। अभाज्य संख्या एवं ऋण संख्या। दोस्तों, आज तक हमने आप लोग भी पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? अभाज्य संख्या पढ़े होंगे, लेकिन ऋण संख्या नहीं पढ़े होंगे। अभाज्य संख्या तो देखकर पता चल जाता होगा कि हाँ ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ऋण नंबर आपको नहीं पता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य संख्या। इसी का अभाज्य संख्या को ही कहते हैं क्या, ऋण संख्या। ठीक है दोस्तों। अब कहीं भी अगर ऋण संख्या दिखे तो उसका अर्थ मानना कि अभाज्य संख्या होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी से और से न कटे तो क्या होगी, अभाज्य संख्या या ऋण नंबर, या इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, इसके डेफिनेशन भी हम लिख दे रहे हैं। ऐसी संख्या या संख्याएं लिख दे रहे हैं। ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या, अन्य मिस होता है किसी दूसरी संख्या से ना विभक्त हो या ना विभाजित हो या ना कटे। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना कटे। स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे तो वो क्या होगी, अभाज्य संख्या या ऋण नंबर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे एक ले लेते हैं, एक अपने से कटेगा और अपने से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। दो भी अपने से ही कटेगा और किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। और 3 भी ले लेते हैं। अगर हम 4 लेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 4 खुद से कट रहा है, एक से भी कट रहा है, लेकिन ये 2 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या होने के लिए एक से या स्वयं से कटना चाहिए। किसी और अन्य संख्या से कटेगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम 5 भी एक से कट जाएगा, 5 एकम 5 से कटेगा 7। और 9 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 9 खुद से कट रहा है, एक से भी कट रहा है और 3 से भी कट जाएगा, तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ओके क्या होगा, 9 हो जाएगा भाज्य संख्या। चलिए इसके बाद हम पढ़ाएंगे, पहले इसको पढ़ लीजिए। फिर 11 हो जाएगा, 13, 17, 19, 21 नहीं लेंगे। 21 क्यों नहीं लेंगे? 21 कई संख्या से कट रहा है। कई संख्या क्या है, 1 से कटेगा, ठीक है, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, इसलिए 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा आदि। जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे वो क्या होगा, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर या ऋण संख्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप पढ़ते हैं हम भाज्य संख्या। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अभाज्य संख्या क्या होते हैं।
ऐसी संख्या जो एक एक और अपने स्वयं के अलावा किसी से न कटे, तो क्या होगा, वो अभाज्य संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको रफ करके बताते हैं भाज्य संख्या। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या भाज्य संख्या, इसका भी एक और नाम होता है, क्या होता है, या यौगिक यौगिक संख्या। इंग्लिश क्या होगी इसके, कंपाउंड कंपोसाइट होता है। इसकी इंग्लिश क्या होती है, कंपोसाइट। जी सही है। इसको कंपोजिट नहीं पढ़ेंगे, नहीं कोई कोई पढ़ता है क्या, कंपो, इसको एस आई को सिट और टी, तो इसका शुद्ध क्या होगा, कंपोसाइट होगा। ठीक है दोस्तों, ये होता क्या है, जो अभी हम पढ़े हैं ना पिछला, इसके पीछे जो पढ़े हैं अभाज्य संख्या, इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है, उसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटा था ना, इसमें क्या होगा, एक से कटना चाहिए, स्वयं से कटना चाहिए, एक और संख्या से कटना चाहिए, तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। जैसे चार, हम चार लिए हैं, चार क्या है, एक से कट रहा है, एक से कट रहा है, और दो से कट रहा है, और ये चार से भी कट रहा है, तो ये तीन संख्या हो गया है ना, तो इसीलिए ये भाज्य संख्या। इसकी चलिए हम डिफिनेशन पहले लिखते हैं। डिफिनेशन कैसे बनेगी, ऐसी संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को कौन से नाम से जाना जाता है, यौगिक। इसको याद करना, यौगिक या भाज्य संख्या। इसकी डिफिनेशन क्या है, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे भाज्य संख्या कहेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके पहले एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे 4, 8, 9, 21, 30, ये सब संख्या क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं। हम यहाँ दो क्यों नहीं लिए, क्योंकि दो एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, और किसी के से नहीं कट रहा है ना, तो इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं होगी। क्या होगी, दो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे देखिए पहले यहाँ 4 है, 4 देखिए 3 संख्या से कट रहा है। कौन कौन संख्या से कट रहा है, पहले तो एक से कट रहा है, फिर 2 से कटेगा, फिर स्वयं 4 से कटेगा, तो इसमें कितने अंक से कट रहा है, 1 2 3, 3 अंक से कट रहा है ना, तो इसलिए ये भाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगा, अभाज्य संख्या में हमने बताया है कि एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, तो वो होगा अभाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या में एक स्वयं और एक संख्या, ये एक संख्या से अधिक से भी कटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे 8 ले रहे हैं, 8 एक से तो कट रहा है, 2 से भी कटेगा, और 8 से भी कटेगा, और 4 से भी कटेगा। इसमें देखिए 4 अंक से कट रहा है, 1 2 4 8 तो स्वयं अपने से कटेगा, लेकिन 4 से भी कट रहा है, तो हमने बताया है कि एक और एक या स्वयं से या एक से अधिक अंक से कटना चाहिए, तो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। जैसे 9 है, 9 एक अंक से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो इसलिए भाज्य संख्या है। 21 एक से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 स्वयं से कटेगा, और 30 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, और
3 से भी कट जाएगा, 30 से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक मिलकर इसको काट सकते हैं, 1 2 ऐसे काट सकते हैं। तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब भाज्य संख्या में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं दोस्तों और आगे क्या पढ़ाएंगे हम। ये दोस्तों देखते हैं विपरीत संख्या, इंग्लिश है ऑपोजिट नंबर। ये विपरीत संख्या होती क्या है? विपरीत संख्या क्या होती है? वे दो संख्याएं जिनका योगफल क्या हो, शून्य हो। वे दो संख्याएं, कम से कम 2 होना चाहिए। वे दो संख्याएं जिनका योगफल शून्य हो, वो क्या कहलाएगा? वो विपरीत विपरीत संख्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 5 है, 2 4 8 10। इसकी विपरीत संख्या क्या होगी? विपरीत संख्या 5 का क्या होगा? 5 का विपरीत संख्या क्या होगा? 5 का होगा -5। 5 का विपरीत संख्या क्या होगी? 5 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 प्लस माइनस का 5 जोड़ेंगे तो 5 और प्लस माइनस माइनस बराबर 5 में से 5 घटा देंगे 0 आ जाएगी ना। तो इसीलिए परिभाषा लिखिए, वे दो संख्याएं जिनका योगफल शून्य हो। वे दो संख्याएं जिनका योगफल शून्य होता है। ये देखिए 5 और -5 बराबर शून्य हो गया ना। तो 5 का विपरीत संख्या क्या होगा? -5। 2 का -2 और 4 का -4, 8 का -8 और 10 का -10। ये सब तो अभी प्लस में थे। अगर जैसे इसी अगर माइनस में हो जाएंगे, जैसे -5 -5 -2 -4 -8 -10। तो इसका विपरीत संख्या क्या होगी? इसका होगा 5 है तो इसका +5 हो जाएगा। और प्लस हम लिखते नहीं है तो +5 बस बोल देंगे +5। -5 का विपरीत संख्या क्या होगी? तो ये +5 और 2 का -2 का +2 और -4 का +4, -8 का 8 और -10 का 10। अगर हम इसको अगर जैसे जोड़ते हैं तो देखिए 0 आ जाएगा। 5 प्लस और -5 है तो -5। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 -5 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ बताना चाहते हैं। जैसे ये चिन्हों का बदलाव कैसे होता है। जैसे अगर प्लस और प्लस रहेगा तो ये इसका बराबर होगा प्लस। अगर माइनस और प्लस रहेगा तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा। अगर प्लस और माइनस रहेगा तब इस चिन्ह हम माइनस लगाएंगे। अगर माइनस और माइनस होगा तो माइनस का चिन्ह लगाएगा। माइनस में प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस लगाएंगे। यदि यही गुणा में हो, अभी तो हम प्लस में पढ़ रहे हैं, यही अगर गुणा में होगा तब क्या होगा? जैसे प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होगा और माइनस इंटू प्लस तो ये माइनस होगा। प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होगा। लेकिन अगर माइनस गुणे माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों? यहाँ क्यों नहीं किए? यहाँ तो माइनस माइनस था तो यहाँ प्लस माइनस क्यों कर दिए? यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ प्लस क्यों कर दिए? तो ध्यान रखना, गुणा में अगर माइनस माइनस रहेगा तब क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। और अगर जोड़ रहे हैं किसी संख्या के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस लगेगा। जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस लगेगा। जैसे -2 है और प्लस माइनस इतना है तो इसके बराबर कितना आएगा? तो माइनस का 7 आएगा। क्यों? -2 है और फिर प्लस माइनस, देखिए कहा प्लस और माइनस बराबर माइनस होता है ना, तो -5। अब माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस लगाया जाता है। माइनस और जोड़ देंगे 2 और 5, 2 7 हो जाएगा। तो माइनस और प्लस, जैसे माइनस माइनस अगर जोड़ना है किसी संख्या को तो क्या हो जाएगा? माइनस चिन्ह लगेगा लेकिन संख्या जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए। तो अब समझ में आ गया होगा विपरीत संख्या। विपरीत संख्या अगर जैसे कोई संख्या है वो माइनस में लगी है तो उसी संख्या का विपरीत क्या होगा? तो +10।
प्लस 10 और 20 है तो 20 का क्या होगा माइनस 20, माइनस 40 है तो इसका क्या होगा 40। इसी प्रकार बस प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, बस यही विपरीत है, विपरीत संख्या है। तो चलिए देखते हैं अगला। आइए दोस्तों देखते हैं डेसिमल संख्या नंबर्स क्या होती है। दशमिक, हिंदी में बोलते हैं दशमिक संख्याएं। ये होती क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है दशमिक संख्याएं। दशमिक संख्या क्या है 1 0 और 1 से 9 तक गिनती, बस हो गया। हाँ हो गया, 0 और 1 से 9 तक गिनती, यही दशमिक संख्याएं हैं। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही है दशमिक संख्या है। ठीक दोस्तों, यही दशमिक संख्याएं हैं। एकदम सिंपल है, बस 0 और 1 से 9 तक गिनती, बस हो गया दशमिक संख्या। चलिए दोस्तों देखते हैं आप। दोस्तों चलिए देखते हैं जुड़वा आभाज्य संख्या क्या होती है। प्राइम ट्विंस नंबर, ऐसी दो लगातार संख्याएं जिनके बीच एक भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, जुड़वा आभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या है इसकी डिफिनीशन, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्या, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच एक भाज्य संख्या, उनके बीच क्या होना चाहिए एक भाज्य संख्या हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल लेते तो समझ में आएगा। जैसे हम लेते हैं 17 और 19, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 13 और 17, तीसरा एग्जांपल 11 और 13। चलिए इतने में समझा देंगे। देखिए जैसे 17 19 है, इसके बीच एक भाज्य संख्या आएगी, क्या आएगी 18 आएगी। तो देखिए 17 और 19 अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके बीच एक भाज्य संख्या आती है ना, तो ये 17 और 19 जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। और जैसे 12 और 17 है, 12 17 है, यहाँ 15 भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 17 भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये दो अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है, इनके बीच एक भाज्य संख्या होगी, कौन सी होगी 13 होगी। तो देखिए 13 और 15 भी तो एक भाज्य संख्या है। तो 15 13 और 15 यहाँ नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या होना चाहिए, 17 ही लेंगे। समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि अभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्या कह रहा है ना, तो जुड़वा ये और ये दोनों जुड़वा है, तो ये दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, इसके बीच में एक भाज्य संख्या होगी। देखिए 13 और 17 है, तो इसके बीच 12 भी भाज्य है और 15 भी भाज्य है। तो ये 13 और 17 क्या है अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जो 13 11 और 13 है, इसके बीच क्या है एक भाज्य संख्या होगी, कौन सी होगी 12, 12 11 12 13। देखिए 11 और 13 एक जुड़वा अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके बीच क्या है एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो बस कैसे पहचानेंगे, कोई संख्या लिखी है उसमें पहचानने को आएगा टिक मार वाला, पहचानने को आएगा 17 19 के जुड़वा अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो आप कैसे पता करेंगे 17 19 है, इसके बीच कोई संख्या आ रही है, क्या संख्या आ रही है 17 और 19 है, 17 के बाद 18 गिनती आ रही है। तो देखिए गिनती से पता करना है, 18 आ रही है, 18 भाज्य है क्या अभाज्य, पहले ये पता करने का भाज्य है क्या अभाज्य, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो मैंने पढ़ा चुका हूँ। देखिए 17 19 के बीच एक क्या है 18 है, 18 क्या है भाज्य संख्या है, इसलिए ये 17 और 19 यहाँ बीच में आपको नहीं मिलेगा, हमने आपको बताया है ऐसे ही बस, और इतना गैप भी नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा 17 और 19 भाज्य अब जुड़वा अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो आप बताएंगे जुड़वा अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप क्या बताएंगे हाँ है, क्यों, क्योंकि 17 और 19 के बीच एक भाज्य संख्या है, कौन सी 18। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं क्या पढ़ा, अब देखेंगे सहाभाज्य संख्या क्या होती है। तो चलिए इसको पहले हम रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सहाभाज्य संख्या
को प्राइम नंबर। डिफिनेशन इसकी है क्या है, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त या अलावा, इसे अलावा या अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सा अभाज्य संख्या कहलाती है। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होती है, कॉमन, COMMON, कॉमन फैक्टर। ये आप लोग जब बहुपद में पढ़ेंगे ना, बहुपद में ये बहुत ही कॉमन से ही बहुपद समझ लीजिए। कॉमन अगर नहीं, आपको कॉमन लेना नहीं आता तो आप बहुपद के सवाल को नहीं हल कर पाएंगे। तो चलिए हम यही आपको कॉमन बता दे रहे हैं क्या होता है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार और। ऐसी दो संख्या होना चाहिए, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पहले, एग्जाम्पल जैसे 9 और 16, 8 और 9, 15 और 7, 8 और 9। ये है 4 उदाहरण हम लिए हैं। 4 उदाहरण में ही हम आपको समझा देंगे। देखिए इसमें कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है, इसमें ये दोनों जो लिखा है ना, इसमें जो निकल सके, जो कॉमन हो, जो दिख रहा हो, जो समान हो, उसको निकाल सके। देखिए अगर यहाँ 9 है और यहाँ 16 है, इसका पहले गुणनखंड निकालिए। देखिए 16 का गुणनखंड हम करेंगे तो 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसे लासा कहते हैं, एलसीएम। और 9 का करेंगे गुणनखंड तो 9, 3 त्रिका 9। देखिए यहाँ 2 2 2 केवल 2 है और इसमें 3 3, तो इसमें एक भी काम नहीं मिल रहा है। जैसे हम मासा में करते थे ना, मासा आप लोग को नहीं आता है तो मैं पढ़ा दूंगा मासा। तो मासा में क्या होता था, पहले इसको लिखते थे, 16 को लिखते थे, 16 9 है, इसका मासा निकालते थे, पहले 16 को लिखते थे, 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 9 को लिखते थे 3 गुणे 3। मासा इसमें निकालते थे कि जो इसमें मिल रहा है ना, जैसे 3 यहाँ 2 तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, तो ये यही होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसमें देखिए यहाँ 2 2 2 2 है इसमें, और यहाँ 3 3, तो ऊपर नीचे जोड़ी बन ही नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं। तो इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है ना, कॉमन मतलब होता है समान, समान अंक होना चाहिए। 2 है तो यहाँ भी 2, अगर यहाँ 2 यहाँ 2 तो एक हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाता है। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 2 केवल है, यहाँ 3 है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए यहाँ कॉमन, कॉमन मतलब आप समझ गए होंगे। कॉमन का मतलब होता है जो ऊपर हो वही नीचे हो। कॉमन मतलब होता है मिलना चाहिए, ऊपर मिलना चाहिए, नीचे मिलना चाहिए। और जैसे यहाँ 9 8 और 9 है, तो 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3। तो यहाँ 2 2 2, जैसे यहाँ है 2 2, यहाँ देखिए ऊपर नीचे मिल नहीं रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, ये सहाभाज्य संख्या होगी, ये भी सहाभाज्य संख्या होगी। और 15 7 है, 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5, और 7 का केवल 7, तो ऊपर नीचे नहीं मिल रहा है ना, तो ये भी अभाज्य संख्या होगी, सहाभाज्य संख्या होगी। 8 9 भी जैसे यहाँ था, यहाँ 2 बार लिख गया है, तो ये भी क्या होगी, सहाभाज्य संख्या होगी। जैसे हम लेते हैं कोई संख्या, जैसे 16 है और 18 है, तो ये हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुविकल्पी रहेगा, तो बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा सहाभाज्य संख्या है, तो अगर जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो रहेगा उसमें हम टिक मार देंगे। जैसे हमें इसे पता करना है तो ये सहाभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो पहले देखिए नहीं आ रहा है तो 16 का फैक्टर करेंगे और 18 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब होता है एलसीएम लेंगे। तो जैसे 16 का एलसीएम ले रहे हैं तो 2 अठे 16, पहले 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 18 करेंगे। 18 करेंगे तो देखिए 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। देखिए अब लिखेंगे 16 बराबर जो इधर लिखा रहा है ना, इसे गुणा करके लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 18 लिखा है तो 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे लिख गया है। देखिए ऊपर मिल रहा है 2, नीचे भी मिल रहा है 2, यहाँ 2 यहाँ 3 नहीं मिल रहा है, 2 3 नहीं मिल रहा है, तो एक मिल रहा है ना, तो ये
सह आभास संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें बोला है कि एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए ना। इसमें बोला है एक, यहाँ रफ हो गया है, एक के अतिरिक्त या अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो एक तो है, सब में एक एक कॉमन है, लेकिन यहाँ दो एक और कॉमन हो गए ना, तो इसलिए ये 16 और 18 सहाभास संख्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों, अब बस इतना ही सेवा जारी रखने दीजिए, समय ज़्यादा हो रहा है। तो हम मैं पढ़ाने जा रहा था, क्या पढ़ाने, रोमन पद्धति पढ़ाने जा रहा था, लेकिन दोस्तों देखा मैं समय ज़्यादा हो गया, आप लोग ज़्यादा समय हो जाने के कारण आप लोग देखते नहीं, आप लोग को ऊब जैसे लगने लगती है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो मैं जब पार्ट 4 लेकर आऊँगा उसमें सवाल करवाऊँगा, अगर ज़्यादा टाइम उसमें भी होगा तो मैं 5 पार्ट बना दूंगा। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा रोमन पद्धति, उसके आगे सवाल करवाऊंगा, क्योंकि संख्या पद्धति में पहले जानते हैं क्या, पहले रोमन अंक आता है, तो उसको मैं पार्ट 4 में बनाऊंगा। तो बस यहीं तक बंद करने दीजिए मुझे वीडियो को। तो दोस्तों मैं पार्ट 4 में पहले बताऊंगा रोमन पद्धति, फिर उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, फिर सवाल, जितने मैं अभी तक डिफिनीशन जितना लिखाया था, जितना मैंने आपको समझाया था, आपको एक तरह समझ लीजिए आपका टेस्ट होने वाला है। तो पार्ट 4 में जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।